यदि 19वीं सदी को कॉमन लैंड्स की घेराबंदी और 20वीं सदी को पेट्रोलियम रिजर्व्स के कंट्रोल से परिभाषित किया गया था तो 2030 के दशक को कॉग्निटिव कॉमन्स की घेराबंदी से परिभाषित किया जाएगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक रेंटियर वो व्यक्ति या एंटिटी होती है जो मेहनत या एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लेने के बजाय किसी दुर्लभ रिसोर्स के ओनरशिप से इनकम कमाती है। 2030 की इकोनॉमी में वह दुर्लभ रिसोर्स अब जमीन या मिनरल राइट्स नहीं है, वो है फाउंडेशनल मॉडल। हम मॉडल लैंडलॉर्ड के दौर में आ गए हैं। ये वे मुट्ठी भर हाइपर कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं जिन्हें सेक्शन नंबर 4.1 में कंप्यूट बैरन्स के रूप में पहचाना गया है, जिनके पास हमारे युग के डेफिनेटिव न्यूरल आर्किटेक्चर को ट्रेन करने के लिए जरूरी कैपिटल, सिलिकॉन और डेटा था। ये मॉडल्स केवल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये नई यूटिलिटीज हैं। जैसे 19वीं सदी की कोई फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्शन के बिना काम नहीं कर सकती थी, वैसे ही 2030 का कोई बिजनेस फ्रंटियर मॉडल के एपीआई हुक के बिना काम नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ने रेंटियर इकोनॉमी 2.0 को जन्म दिया है, जहां वेल्थ एक्यूमुलेशन का मुख्य मैकेनिज्म ग्लोबल मार्केट की हर डिजिटल और फिजिकल धड़कन से इन्फेरेंस रेंट्स निकालना है। डिजिटल थीवडम का आर्किटेक्चर। इस नए फ्यूडलिज्म के मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें एंट्री की कॉस्ट को देखना होगा। जैसा कि हमने सिलिकॉन एनर्जी नेक्सस में एक्सप्लोर किया था, फ्रंटियर ग्रिड मॉडल को ट्रेन करने के लिए जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स की पहुंच से भी बाहर हो गया है, जो ग्लोबल टेक टाइटन्स KG5 ग्रुप के हाथों में सिमट गया है। इसने एक परमानेंट इनसरमाउंटेबल मोड बना दिया है। ट्रेडिशनल मार्केट में हाई प्रॉफिट्स कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक गिर जाते हैं। हालांकि AI मॉडल को यूज करने की मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 है, जबकि इसे बनाने की कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ये एक नेचुरल मोनोपोली बनाता है जो इतने बड़े स्केल पर पहले कभी नहीं देखी गई। इसका रिजल्ट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस नहीं, बल्कि डिजिटल जागीरदारी की एक सीरीज है। डाउनस्ट्रीम कंपनियां चाहे लोकल लॉ फर्म्स हों या इंटरनेशनल शिपिंग कॉन्ग्लोमेरेट्स, वे अपनी इंटेलिजेंस की मालिक नहीं होती हैं। वे उसे लीज पर लेती हैं। वे वेसल्स की तरह काम करती हैं और अपनी सर्विसेज मॉडल लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर बनाती हैं। ये रिश्ता API सर्विस लेवल एग्रीमेंट के जरिए तय होता है, जो फ्यूडल चार्टर का आज का रूप है। API रेंट और माइक्रो फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन के मैकेनिक्स। मॉडल लैंडलॉर्ड का इकोनॉमिक इंजन इन्फ्लुएंस फीस है। हर बार जब एक जनरेटिव मॉडल कोड की एक लाइन सजेस्ट करता है, हर बार जब एक प्रेडिक्टिव मॉडल सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है, और हर बार जब एक डायग्नोस्टिक मॉडल किसी स्कैन को इंटरप्रेट करता है, तो एक सेंट का माइक्रो फ्रैक्शन लैंडलॉर्ड के पास वापस चला जाता है। हालांकि ये फीस अलग से देखने पर बहुत कम लगती है, जैसे कि 0.0001 डॉलर्स प्रति टोकन या इन्फ्रेंस, लेकिन ट्रांजैक्शंस की भारी मात्रा इन्हें कैपिटल का एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना देती है। 2030 की इकोनॉमी में इंटेलिजेंस हर चीज में एम्बेडेड है। एक स्मार्ट सिटी ट्रैफिक वेस्ट और एनर्जी को मैनेज करने के लिए हर घंटे ट्रिलियंस ऑफ इन्फ्रेंस एग्जीक्यूट कर सकती है। एक अकेली ऑटोनॉमस व्हीकल एक सेकंड में 10 बार एक फाउंडेशनल विजन मॉडल को पिंग कर सकती है। ये रेंट का ग्रैनुलराइजेशन है। एक ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड के उलट जो महीने में एक बार चेक कलेक्ट करता है, मॉडल लैंडलॉर्ड रियल टाइम में वेल्थ का एक लगातार फ्लो कलेक्ट करता है। ये कॉग्निटिव एक्टिविटी पर ही एक टैक्स लगा देता है। क्योंकि मॉडल लैंडलॉर्ड्स फाउंडेशनल लेयर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वे इन रेंट रेट्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं और उन पूरी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चरली उनके आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट हो गई हैं। केस स्टडी द वॉसिलेज ऑफ ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ट्रांस ग्लोबल मेरिडियन का केस देखिए, जो ऑटोनॉमस मैरीटाइम और ड्रोन डिलीवरी में स्पेशलाइज करने वाली एक मिड साइज लॉजिस्टिक्स फर्म है। कागज पर देखी जाए तो TGM 2030 की एफिशिएंसी का एक कमाल है। उनका फ्लीट 90% ऑटोनॉमस है, उनका टर्नओवर रेट ऐतिहासिक रूप से हाई है और उनका फ्यूल कंजम्पशन तीसरे डेसिमल पॉइंट तक ऑप्टिमाइज्ड है। हालांकि TGM की बैलेंस शीट कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बावजूद TGM का नेट मार्जिन 2% से भी कम रह गया है। इसकी असल वजह उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइन आइटम में मिलती है, जिसे एल्गोरिथमिक लाइसेंसिंग कहते हैं। TGM के पास वो जनरल इंटेलिजेंस नहीं है जो उसके ड्रोन्स को जटिल शहरी माहौल में नेविगेट करने के लिए जरूरी है, और न ही उनके पास ग्लोबल प्रेडिक्टिव लेयर है जो मौसम के पैटर्न और पोर्ट कंजेशन का पूर्वानुमान लगाती है। ये सब ओमनी न्यूरल के मालिकाना हक वाले मॉड्यूल्स हैं, जो कि 3 प्राइमरी मॉडल लैंडलॉर्ड्स में से एक है। हर उस किलोमीटर के लिए जो TGM का ड्रोन उड़ता है, ओमनी न्यूरल नेविगेशन रेंट वसूलती है, और हर रूट ऑप्टिमाइजेशन जो कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए ओमनी न्यूरल इन्फेरेंस फीस लेती है। TGM एक प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स में फंसी हुई है। वे जितने ज्यादा एफिशिएंट होते जाते हैं, उतने ही ज्यादा इन्फेरेंस रन करते हैं, और जितने ज्यादा इन्फेरेंस रन करते हैं, उतने ही ज्यादा पैसे ओमनी न्यूरल को देने पड़ते हैं। TGM ने इफेक्टिवली खुद को परमानेंट गुलामी की स्थिति में ऑप्टिमाइज कर लिया है। उनके पास फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे कि शिप्स और ड्रोन्स, जो कि हाई मेंटेनेंस वाले हैं और जिनकी वैल्यू घटती जा रही है। ओमनी न्यूरल के पास इंटेलिजेंस है, जो कि वेटलेस और कंपाउंडिंग एसेट है। इस 2030 वाली डायनामिक में एटम्स का मालिक बिट्स के मालिक की दया पर निर्भर है। एल्गोरिथमिक कोल्यूजन एंड द डेथ ऑफ प्राइस डिस्कवरी पावर का ये कंसंट्रेशन एक सिस्टेमिक रिस्क पैदा करता है, जिसकी चर्चा पहले सेक्शन 2.4 में की जा चुकी है, जिसे एल्गोरिथमिक कोल्यूजन कहते हैं। ऐसे मार्केट में जहां कई कंपीटिटिंग फर्म्स प्राइसिंग और स्ट्रेटेजी के लिए एक ही फाउंडेशनल मॉडल का इस्तेमाल करती हैं, वहां मार्केट का इनविजिबल हैंड एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड विजिबल माइंड द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। यदि किसी शहर का हर रिटेलर एक ही मॉडल लैंडलॉर्ड द्वारा प्रदान किए गए समान मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल का उपयोग करके अपनी कीमतें तय करता है, तो वे कीमतें अनिवार्य रूप से एक समान हो जाएंगी।
ये किसी धुएं से भरे कमरे में हुई गुप्त बैठक का परिणाम नहीं है, ये एक साझा एल्गोरिथमिक फाउंडेशन का तार्किक आउटपुट है। मॉडल लैंडलॉर्ड मॉडल के पैरामीटर्स को कंट्रोल करके पूरी इकोनॉमी में सामानों की कीमत प्रभावी रूप से तय करता है। ये एक ऐसी घटना की ओर ले जाता है जिसे हम रेंटियर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। चूंकि मॉडल लैंडलॉर्ड हर ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा लेता है, इसलिए उनके पास ये सुनिश्चित करने का स्ट्रक्चरल इंसेंटिव होता है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और कीमतें ऊंची बनी रहें। फाउंडेशनल मॉडल एक प्राइस मेकर बन जाता है और डाउनस्ट्रीम बिजनेस प्राइस टेकर बन जाते हैं, जो लागत पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनकी बुनियादी इंटेलिजेंस की लागत लैंडलॉर्ड द्वारा तय की जाती है। वैल्यू क्रिएशन से वैल्यू एक्सट्रैक्शन तक रेंटियर इकोनॉमी की ओर बदलाव कैपिटलिज्म की प्रकृति में एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। पारंपरिक मॉडल में वेल्थ का जनरेशन नई वैल्यू बनाने से होता है, जैसे बेहतर प्रोडक्ट, स्टेज सर्विसेज या इनोवेटिव सॉल्यूशंस। रेंटियर 2.0 मॉडल में वेल्थ तेजी से एक्सट्रैक्शन के जरिए जनरेट हो रही है। मॉडल लैंडलॉर्ड्स इनोवेशन फेज से आगे बढ़कर टोल गेट फेज में आ गए हैं। अपने मॉडल्स को आधुनिक जीवन के अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित करने के बाद उन्हें अब उसी तेज गति से इनोवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे वैल्यू चेन को कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इसे वर्टिकल मॉडल इंटीग्रेशन के बढ़ते चलन में देख सकते हैं। एक मॉडल लैंडलॉर्ड लॉ फर्म्स को एक फाउंडेशनल लीगल मॉडल मुफ्त में ऑफर कर सकता है, सिर्फ एडवांस लिटिगेशन प्लगइन के लिए भारी फीस वसूलने के लिए। एक बार जब लॉ फर्म ने अपने पूरे वर्कफ्लो को मॉडल के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया, तो लैंडलॉर्ड बिना किसी डर के किराया बढ़ा सकता है कि क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा। एक दशक के प्रोप्राइटरी लीगल डेटा और फाइन ट्यून वर्कफ्लो को दूसरे मॉडल पर माइग्रेट करने की लागत भले ही कोई दूसरा मॉडल मौजूद हो बहुत ज्यादा है। ये वेंडर लॉक इन है जिसे सिविलाइजेशनल स्केल तक बढ़ा दिया गया है। मिड टियर का दम घुट रहा है और 2030 का गायब होता मिडिल क्लास। रेंटियर इकोनॉमी 2.0 का शायद सबसे नुकसानदेह असर मिड टियर कंपटीशन का खत्म होना है। 21वीं सदी की शुरुआत में एक डिसरप्टिव स्टार्टअप किसी इनकम्बेंट को आउट इनोवेट करके चुनौती दे सकता था। 2030 में डिसरप्शन लगभग नामुमकिन है, क्योंकि स्टार्टअप द्वारा किया गया कोई भी इनोवेशन इनकम्बेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही चलना चाहिए। अगर कोई स्टार्टअप मेडिकल इमेजेस को प्रोसेस करने का ज्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढता है, तो भी उन्हें उन फाउंडेशनल विजन ट्रांसफॉर्मर लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो किसी टेक जाइंट की हैं। वो जाइंट स्टार्टअप की कामयाबी को उनके एपीआई टेलीमेट्री के जरिए देखकर बस मेडिकल इमेजिंग टास्क के लिए अपनी इन्फ्रेंस फीस बढ़ा सकता है, या कोई कॉम्पिटिंग फर्स्ट पार्टी फीचर लॉन्च कर सकता है जो स्टार्टअप के इनोवेशन को बेकार बना देता है। इसने एक बाइमॉडल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया है। एक तरफ आपके पास मॉडल लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास अनंत कैपिटल और भगवान जैसी निगरानी की पावर है। दूसरी तरफ आपके पास गिग कॉर्पोरेशंस का एक विशाल समुद्र है, छोटी और बहुत स्पेशलाइज्ड फर्म्स जो बहुत कम मार्जिन पर काम करती हैं और ह्यूमन इन द लूप सर्विस का आखिरी पायदान मुहैया कराती हैं। कॉर्पोरेशंस का मिडिल क्लास, यानी वो मिड साइज्ड रीजनल लीडर्स जो कभी लोकल इकोनॉमी को चलाते थे, वो गायब हो चुके हैं क्योंकि वो किराया देने में असमर्थ हैं और अपनी खुद की जमीन बनाने में भी नाकाम हैं। सॉवरेन मॉडल्स और रेंट की जियोपॉलिटिक्स। ये एहसास कि फाउंडेशनल मॉडल्स नई जमीन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक हताश होड़ की तरफ ले गया है। जिन देशों के पास अपना सॉवरेन मॉडल नहीं है, वे डिजिटल कॉलोनियल डिपेंडेंसी की स्थिति में खुद को पाते हैं। जब किसी देश का बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स सभी एक ऐसे मॉडल पर चलते हैं जिसका मालिकाना हक किसी विदेशी कॉर्पोरेशन के पास हो, तो उस देश ने प्रभावी रूप से अपनी संप्रभुता खो दी है। विदेशी मॉडल लैंडलॉर्ड किसी भी पल रेंट बढ़ा सकता है या जियोपॉलिटिकल विवाद होने पर लीज रद्द कर सकता है। इससे पिछले सेक्शन में जिक्र की गई डिजिटल मर्केंटिलिज्म की स्थिति पैदा हुई, लेकिन इसका खास फोकस मॉडल इंडिपेंडेंस पर है। एशियन कंप्यूट डेटा शील्ड और यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट प्रोमेथियस सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये इंटेलिजेंस के लिए नेशनल पब्लिक हाउसिंग बनाने की कोशिशें हैं। ये नॉन प्रॉफिट या स्टेट ओन्ड फाउंडेशनल मॉडल्स हैं जिन्हें डोमेस्टिक बिजनेस को कम कीमत पर इन्फेरेंस रेंट्स देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें ग्लोबल मॉडल लैंडलॉर्ड्स की एक्सट्रैक्टिव भूख से बचाया जा सके। मॉडल की फाइनेंशियलाइजेशन यानी इन्फ्रेंस बैक सिक्योरिटीज। रेंटियर इकोनॉमी 2.0 का आखिरी चरण ग्लोबल फाइनेंस में मॉडल ओनरशिप का पूरी तरह से इंटीग्रेशन है। मॉडल लैंडलॉर्ड्स की वैल्यू अब उनके अर्निंग्स पर शेयर के आधार पर नहीं, बल्कि उनके टोटल एड्रेसेबल इन्फेरेंस के आधार पर तय की जाती है। वॉल स्ट्रीट अब इन्फेरेंस बैक्ड सिक्योरिटीज ट्रेड करता है। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को किसी स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल से जनरेट होने वाले भविष्य के रेंट पर दांव लगाने की इजाजत देते हैं। अगर किसी मॉडल को ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर अपना लिया जाता है, तो उसकी रेंट सीकिंग पोटेंशियल एक मल्टी डिकेड एसेट बन जाती है जिसे कोलैटरलाइज और लेवरेज किया जा सकता है। ये फाइनेंशियलाइजेशन मोनोपोली को और मजबूती देता है। इतिहास में सबसे सस्ते कैपिटल तक पहुंच के साथ मॉडल लैंडलॉर्ड्स किसी भी उभरती हुई कमी को खरीद सकते हैं, चाहे वो कोई नया फ्यूजन स्टार्टअप हो या हाई फिडेलिटी डेटा सेट, इससे पहले कि वो उनके दबदबे को चुनौती दे सके। वे आज की पीढ़ी के बिजनेस से जो रेंट इकट्ठा करते हैं, उसका इस्तेमाल अगली पीढ़ी की जमीन खरीदने के लिए किया जाता है। कॉग्निटिव इनक्लोजर। कॉम्पिटिटिव डिजिटल मार्केट से रेंटियर इकोनॉमी 2.0 की ओर बढ़ना माइंड के इनक्लोजर को दर्शाता है। इस नए दौर में वेल्थ ऑफ नेशंस इस बात से तय होती है कि विचार और निर्णय लेने की फाउंडेशनल आर्किटेक्चर का मालिक कौन है। अर्ली एआई दौर का वादा इंटेलिजेंस का डेमोक्रेटाइजेशन था, जहां पावरफुल टूल्स हर किसी के लिए और हर जगह उपलब्ध होंगे। 2030 की सच्चाई एक रिजिड हायरार्की है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां हर क्रिएशन, हर लॉजिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन और हर साइंटिफिक डिस्कवरी पर कुछ खामोश एल्गोरिदम लैंडलॉर्ड्स को रॉयल्टी देनी पड़ती है। ये स्ट्रक्चरल एक्सट्रैक्शन सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं है, ये कॉग्निटिव एज में कैपिटल एक्यूमुलेशन की फंडामेंटल लॉजिक है।
ये एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां जीतने वाले सिर्फ ज्यादा नहीं लेते हुए हमेशा के लिए हर चीज का 1% ले लेते हैं। पावर का ये कंसंट्रेशन और इसके नतीजे में पैदा हुई इकोनॉमिक ग्रेविटी हमें इस असंतुलन के सोशल और मार्केट परिणामों की गहराई से जांच करने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे इन्फ्लुएंस रेंट्स ऊपर की ओर बहते रहते हम ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह बदलते हुए देखते हैं। मॉडल लैंडलॉर्ड्स ने धन और प्रभाव का ऐसा लेवल हासिल कर लिया है जो नेशन स्टेट्स के बराबर है और कुछ मामलों में तो उनसे भी ज्यादा है। यह हमें ऐसे सिस्टम के अपरिहार्य परिणाम तक ले आता है, वेल्थ का टोटल कंसंट्रेशन और विनर टेक्स ऑल मार्केट डायनेमिक्स नंबर 4.4।